बात शुरू होती है 1857 के बाद से, जब ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा राज अपने यहाँ यूं कहें कि कंट्रोल हाथ में ले लिया था। उस वक्त का भारत आज जैसा नहीं था। ये एक सिंगल नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स पैचवर्क था। कुछ हिस्सा ब्रिटिश इंडिया था जहां अंग्रेज खुद सीधा राज करते थे और बाकी 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स यानी कि छोटी छोटी रियासतें थीं जिन्हें इनडायरेक्टली अंग्रेजों के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था। पॉपुलेशन का रिलीजियस मिक्स रफली ऐसा था जैसे 65% हिंदू, 27% मुस्लिम और अदर सिख, क्रिश्चियन, ईसाई और कम्युनिटीज थी। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह एक जैसा बिल्कुल नहीं था। पंजाब, सिंध, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जैसे एरियाज में मुस्लिम की संख्या खासी ज़्यादा थी, जबकि सेंट्रल और सदर्न इंडिया हिंदू मेजोरिटी थी। आप इसको ध्यान में रखना क्योंकि यही जियोग्राफी असमानता आगे चल करके पूरी पार्टीशन की कहानी को कोर बनता है। अब यहाँ से कहानी का पहला मोड़ आता है क्योंकि अंग्रेज भारत की कमजोर नस समझ चुके थे। अब होता ये है कि 1871 में जब पहली बार सेंसस माने जनगणना होती है तो उसमें रिलीजियस एक ऑफिशियली कैटेगरी बनाया जाता है। इससे पहले खुद को लोग रिलीजन कम कास्ट या प्रोफेशन के हिसाब से ज़्यादा आइडेंटिफाई करते थे, पर धर्म कोई पॉलिटिकल मार्कर नहीं था। लेकिन अब हर 10 साल में पॉपुलेशन रिलीजियन के नंबर्स में कन्वर्ट होने लगी और ये नंबर्स ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का आधार बन गया। यानी हम कितने हैं ये सवाल सीधा पावर से जुड़ गया था क्योंकि ये वही चीज़ है जिसके आधार पर लोगों को आपस में लड़ाया जा सकता था। अब देखोगे तो ये आपको एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लगेगा, लेकिन इसने कम्युनिटीज़ को अपने आप को नंबर के बेस पर कंपेयर करना सिखा दिया और अंग्रेज सक्सेसफुल हो गए अपनी चाल में। फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इस डायनामिक को और आगे बढ़ाया। उस भाई ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंस के नाम पर असल में मकसद था बंगाल को तेज होते नेशनलिस्ट मूवमेंट को तोड़ना, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा बगावत वहीं से हो रही थी। ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी बन गया, वेस्ट बंगाल हिंदू मेजोरिटी बन गया। कुछ टाइम के बाद पब्लिक आउटरीच इतना भड़क गया कि 1911 में ये पार्टीशन वापस ले लिया गया। लेकिन एक बार टेरिटोरियल थिंकिंग रीजन के अराउंड लोगों के मन में शुरू हो चुकी थी तो वो दोबारा वापस नहीं जाती है। साल 1906 के ही इस माहौल में ढाका के एक मीटिंग में मुस्लिम एलिट क्लास, जहां ज़्यादातर जमींदार और नवाब थे, इन लोगों ने महसूस किया कि कांग्रेस जो खुद को सबका रिप्रेजेंटेटिव बोलती है उसकी लीडरशिप में मुस्लिम आवाज़ बहुत कम है। ठीक इसी साल 30 दिसंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई जाती है। शुरू में ये कोई मास मूवमेंट नहीं था, बस एक लिमिटेड एलिट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें सिर्फ अमीर मुसलमान ही थे। लेकिन 1909 में मोरली मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू उन्हें सेपरेट इलेक्टोरल मिल जाता है। मतलब कुछ सीट्स ऐसी बना दी जाती हैं जहाँ सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े होंगे और सिर्फ मुसलमान ही वोट कर सकेगा। और यहाँ मुस्लिम लीग को मजबूरी में सभी मुसलमानों पर फोकस करना पड़ जाता है क्योंकि ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी होता था कि गरीब आदमी सबसे पहले आगे रहे लड़ाई में। मतलब कुछ सीट्स ऐसी बना दी गई थी जहां सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट्स ही खड़े हो सकते हैं और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स उनको वोट करेंगे। और यहाँ मुस्लिम लीग को मजबूरी में सभी मुसलमानों पर फोकस करना पड़ जाता है क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि गरीब आदमी सबसे आगे रहे लड़ाई में। अब पॉलिटिशियंस को हिंदू, मुस्लिम और अदर धर्मों के वोट को मांगने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के अंदर वोट मांगना काफ़ी था। अब देखेंगे कि ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आगे चल के कम्युनल पॉलिटिक्स को नॉर्मल बना देगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद जिन्ना इस वक्त सेपरेट चुनाव के खिलाफ थे वो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे, पुरानी रिलीजियस लीडरशिप की प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज करते थे और उन्हें सरोजिनी नायडू ने एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी तक कहा था क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल और सोच बिल्कुल मॉडर्न और सेकुलर थी। फिर 1913 में कांग्रेस के साथ साथ जिन्ना मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर लेते हैं, इसी उम्मीद में कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेकर के चलेंगे। 1916 में उनकी कोशिश रंग भी लाती है लखनऊ पैक्ट के रूप में, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ एग्रीमेंट करते हैं और कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट को भी सपोर्ट कर देती है कि ये सोच कर कि आज़ादी की लड़ाई में सबको साथ रखना जरूरी है। इसी दौर में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर इंडियन पॉलिटिक्स में आते हैं और उनकी एंट्री सब कुछ बदल देती है। वो मास मोबिलाइजेशन और नॉन वायलेंट रेजिडेंस का नया मॉडल बना के लाते हैं और उनका सबसे बड़ा फोकस होता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी 1919 से लेकर के 1924 का खिलाफत मूवमेंट जो था इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा टेस्ट था। वर्ल्ड वॉर पहले के बाद जब एलीड पावर ने ऑटोमन एम्पायर को
तोड़ने की कोशिश की, जिसके सुल्तान को दुनिया भर के मुस्लिम अपना स्पिरिचुअल लीडर यानी कि खलीफा मानते थे। तो भारत के मुसलमान भी बहुत दुखी हुए थे। गांधी जी ने भी इस मूवमेंट को पूरा सपोर्ट दिया था, इस उम्मीद में कि हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े होंगे और आज़ादी के लिए यूनिटी और मजबूती दिखाएंगे। ये शॉर्ट टर्म में काम भी करता है और दोनों कम्युनिटी साथ में मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन 1924 में खुद तुर्की के मुस्तफा केमाल अतातुर्क ने ही खिलाफत मूवमेंट की इंस्टीट्यूशन को अपने ही देश में खत्म कर दिया। पूरा मूवमेंट कोलैप्स हो गया और जो यूनिटी इसके नाम पर बनी थी वो भी बिखर गई थी। और इसके ठीक बाद 1920 में ही हिंदू मुस्लिम राइट्स की एक नई लहर शुरू होती है जो पहले से ज़्यादा इंटेंस थी। ये 1920 का डिकेड पार्टीशन की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। पंजाब में 1923 का म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में मुस्लिम सीट्स बढ़ाता है, जिससे लोकल हिंदू कम्युनिटी में गुस्सा पैदा हो जाता है। आर्य समाज का शुद्धि मूवमेंट शुरू होता है, जिसमें पुराने हिंदू जो मुसलमान बन गए थे उनको वापस हिंदू धर्म में लाने की कोशिश की जाती है, पर मुस्लिम कम्युनिटी में डिफेंसिव रिएक्शन इसका आता है। 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है। मुस्लिम साइड से भी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स होते हैं और तबलीग और तंजीम मूवमेंट्स बनाए जाते हैं। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का इंडिविजुअल रूप वायलेंट नहीं था, लेकिन इनका कम्युलेटिव इफेक्ट होता है धर्म के आधार पर पहचान, जो कि पहले ज़्यादातर पर्सनल या कल्चरल थी। अब ये बहुत तेज़ी से पॉलिटिकल और अपोजिशनल बन जाती है। हर कम्युनिटी को लगने लगता है कि दूसरी कम्युनिटी ऑर्गेनाइज हो रही है, इसलिए हमें भी होना पड़ेगा। इसी माहौल में जिन्ना 1920 में रिजाइन करके कुछ टाइम बाद लंदन चले जाते हैं, क्योंकि वो गांधी जी की नीतियों से असहमत थे और गांधी जी के सामने खुद को छोटा और साइडलाइन भी फील करने लगे थे। उनका कमबैक होता है 1934 में, लेकिन एक बिल्कुल बदले हुए इंसान के रूप में। वो अब सेक्युलर यूनिटी की बात नहीं करते, अब वो कांग्रेस को खुले तौर पर हिंदू पार्टी बोलने लगे थे और मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए अलग पॉलिटिकल स्पेस मांगते हैं। 1930 में पोएट फिलोसोफर मोहम्मद इकबाल अपने इलाहाबाद एड्रेस में पहली बार एक कॉन्सोलिडेटेड मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट का आइडिया रखते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। हालांकि उनका ओरिजिनल विजन एक ऑटोनोमस यूनिट विद इन फेडरल इंडिया का था। आसान तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो पूरी तरह अलग देश ना होकर के, बल्कि भारत में ही एक और करके अलग होना। फिर 1933 में कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट चौधरी रहमत अली अपने पैम्पलेट नाउ और नेवर माने अभी या कभी नहीं में पहली बार पाकिस्तान नाम कॉइन करते हैं। पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के लेटर को मिला करके 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं, जो मुस्लिम लीग के लिए एक रियलिटी चेक साबित होता है। वो मुस्लिम रिजर्व सीट्स में भी बुरी तरीके से हार जाते हैं। इसके बाद जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट्स मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविनेंस में भी बनती है, उन पर लीग एलिगेशंस लगते हैं कि मुस्लिम इंटरेस्ट इग्नोर हो रहे हैं। ये बात चाहे जितना भी फैक्चुअल डिबेटेबल हो, ये सब इसलिए किया गया कि मुसलमानों के मन में नफरत फैलाया जा सके, जो कि मुस्लिम लीग के लिए एक पावरफुल मोबिलाइजेशन टूल बन जाता है। फिर आता है 1939, जब ब्रिटेन बिना कंसल्ट किए इंडिया के वर्ल्ड वॉर 2 में इसको भेज देता है, घसीट देता कहें तो। कांग्रेस इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है और अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिजाइन भी कर देती है। मुस्लिम लीग इस मौके का फायदा उठाती है और कांग्रेस की रिजाइन को डिलीवरेंस डे, यौम निजात यानी कि या यूँ समझो कि मुक्ति दिवस बोलकर सेलिब्रेट करती है और ब्रिटिशर्स को फुल सपोर्ट कर देती है कि इस कैलकुलेशन के साथ कि वॉर के बाद उन्हें इसका रिवॉर्ड मिलेगा। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट कांग्रेस की सबसे अग्रेसिव पुश होती है आज़ादी के लिए, लेकिन इसमें पूरी लीडरशिप अरेस्ट हो जाती है, जिससे होता क्या है कि कांग्रेस का पॉलिटिकल कैपिटल टेम्परली कमजोर हो जाता है और मुस्लिम लीग को उस गैप में अपनी ग्राउंड स्ट्रेंथ बढ़ाने का मौका मिल जाता है। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन इसी ट्रेजेक्टरी का क्लाइमेक्स होता है, जहां पहली बार फॉर्मली इंडिपेंडेंट स्टेट्स की डिमांड की जाती है मुस्लिम लीग मेजोरिटी एरियाज के लिए। और 1945-1946 के प्रोविंशियल इलेक्शन इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरीके से कंफर्म कर देते हैं। मुस्लिम लीग मुस्लिम रिजर्व सीट्स को मेजोरिटी के साथ जीत लेती है, ये साबित करते हुए कि अब वो सिर्फ एक अमीर मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि मास मुस्लिम को सपोर्ट करती है। 1946 में ब्रिटिशर्स एक आखिरी कोशिश भी करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के रूप में इंडिया को यूनाइट रखने का, कि भाई एक रहो। ये प्रपोजल था एक बहुत कमजोर 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर
स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल ग्रुपिंग्स जिनमें मुस्लिम मेजोरिटी और हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स अलग ग्रुप में होते, लेकिन एक ही देश के अंदर, और बाद में ग्रुप्स बदलने का ऑप्शन भी था उसमें। जिन्ना इसे इनिशियली एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें इसमें अपने अलग देश यानी पाकिस्तान की स्पिरिट दिखती है कि बाद में और मुसलमानों को जोड़कर पाकिस्तान को और बड़ा बनाएंगे, फिर बाद में बंटवारा करके भारत का बड़ा हिस्सा ले लेंगे। कांग्रेस भी कंडीशनली एक्सेप्ट करती है, पर इस बात को वो समझ जाती है कि जिन्ना के मन में क्या चल रहा है, और फिर कांग्रेस शर्त रखती है कि ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। यही बात जिन्ना और अंग्रेजों के प्लान पर पानी फेर देती है। इसके बाद आता है वो मोमेंट जो पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, यानी कि 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। कहने का मतलब ये है कि जिन्ना कोई भी कानून ना मान के डायरेक्ट एक्शन की बात करते हैं और एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसके साथ पूरे कलकत्ता में 16 अगस्त की छुट्टी कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे उस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी, वहाँ के जो मतलब लीडर थे वो मुसलमान थे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीड़ में आ सके, इकट्ठा हो सके, क्योंकि उस टाइम कलकत्ता में मुस्लिम लीग की अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। उसके बाद रैली में मैसिव बहुत बड़े लेवल पर दंगे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसका मकसद ही यही था जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स बोला जाता है, जिस आंदोलन में इसमें 4000 से लेकर 10,000 लोग सिर्फ कुछ दिनों में ही मार दिए जाते हैं। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू होती है। नोआखली जो अब बांग्लादेश में पड़ता है, उसके साथ बिहार और पंजाब में भी दंगे फैल जाते हैं, और ये साइकिल अगले पूरे साल यानी कि भारत के आज़ाद होने तक कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। इस वायलेंस ने दोनों मेजर पार्टीज के लीडरशिप को कन्विंस कर दिया था कि पीसफुल पावर ट्रांसफर के लिए पार्टीशन ही एक पक्का रास्ता है। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बना दिए जाते हैं, और उनका मैंडेट है जल्दी से जल्दी पावर ट्रांसफ़र करना। वो ओरिजिनल डेडलाइन जो कि जून 1948 तक की रखी गई थी, इसको ड्रामेटिकली एडवांस कर देते हैं और सिर्फ कुछ महीनों में यानी अगस्त 1947 तक रख देते हैं। साइरिल रेडक्लिफ एक ब्रिटिश लॉयर जो कभी इंडिया आया ही नहीं था, उसको बाउंड्रीज कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है, और उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते दिए जाते हैं पंजाब और बंगाल के बॉर्डर डिसाइड करने के लिए। सेंसस डेटा और लिमिटेड ग्राउंड इनपुट्स के आधार पर ये एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क था, एक ऐसे इंसान के लिए जिसे ना लोकल जियोग्राफी का पता था, ना कल्चरल बाउंड्रीज का, ना उनकी बारीकियों का। रेडक्लिफ लाइन 17 अगस्त 1947 को अनाउंस होती है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे के 2 दिन बाद। इससे करोड़ों लोग रातों रात अलग देश में खुद को पाते हैं, और फिर शुरू होता है हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन। करीब 1.5 करोड़ लोग इसमें माइग्रेट होते हैं, और 10 से 20 लाख लोग वायलेंस में मार दिए जाते हैं। विमेंस के अगेंस्ट वायलेंस, अबडक्शन और फोर्स्ड कन्वर्जन इस पीरियड के सबसे दर्द भरे एस्पेक्ट्स होते हैं। ट्रेन्स में हजारों बॉडीज आती हैं, फैमिलीज रातों रात अपना सब कुछ छोड़ के भागती हैं, और रिफ्यूजी कैंप्स में जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ती है। ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या ये सब अवॉइड किया जा सकता था? तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर कैबिनेट मिशन प्लान दोनों साइड जनरली अगर इस तरीके को इसको समझते, या ब्रिटिश इतनी जल्दी विथड्रॉ ना करते जिससे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजिशन का टाइम मिलता, तो पार्टीशन अवॉइड हो सकता था, या कम से कम वायलेंट हो सकता था कि भाई ज़्यादा नुकसान ना हो। दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि 1946 तक कम्युनल पोलराइजेशन इतनी डीप हो चुकी थी कि कोई भी पॉलिटिकल सेटलमेंट इस वायलेंस को रोक ही नहीं सकता था। डिकेड्स की ऑर्गेनाइजिंग सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी स्ट्रक्चरल पॉलिसीज और इकोनॉमिक एंजाइटीज ने भी एक ऐसा मोमेंटम बना दिया था जो किसी एक सिंगल डिसीजन से रिवर्स नहीं हो सकता था। कहानी का आखिरी हिस्सा जल्दी जल्दी अनफोल्ड होता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को पूरा होता है, और इंडिया एक सॉवरेन रिपब्लिक बनता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को बनता है, और जिन्ना जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, टीबी से सिर्फ 1 साल बाद सितंबर 1948 में एक गोरी मौत मर जाते हैं, और उन्होंने अपना बनाया हुआ नया देश भी ठीक से नहीं देखने को उनको नसीब होता है। पार्टीशन की ये लेगेसी आज भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, कश्मीर डिस्प्यूट और दोनों देशों की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को गहरा शेप करती है। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि दशकों की छोटी छोटी पॉलिसीज़, एक सेंसस का नंबर, एक सेपरेट इलेक्टोरेट का डिसीजन, एक पार्टीशन का एडमिनिस्ट्रेटिव मूव आखिरी में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल देते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में अपनी बात ज़रूर रखें। भारत माता की जय। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।